सो हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत ही मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 फिजिक्स का फर्स्ट यूनिट, जिस यूनिट का नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का फर्स्ट चैप्टर विद्युत आवेशित क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड। तो आज के इस लेक्चर में आप क्या क्या पढ़ने वाले हैं भाई। थर्ड उसका अनुप्रयोग है गॉस प्रमेय का। और एक चीज मैं इसमें देखने वाली हूँ कि गॉस प्रमेय की सहायता से आप एक गोले के अंदर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, गोले के बाहर का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, और गोले के सतह का विद्युत क्षेत्र क्या होता है, ये सारी चीजें आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। तो सबसे पहले आपको देखनी है कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई। तो ये क्वेश्चन कह रहा है किसी एक समान आवेशित अनंत लंबाई की पट्टिका के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। सबसे पहले आपको इसको नहीं देखना है भाई, आपको सबसे पहले एक पट्टिका को समझनी है। ठीक है, वो पट्टिका क्या है, मान लेते हैं कि ये आपका पट्टिका है। ठीक है, कुछ ऐसा चादर भी आपको कहीं कहीं क्वेश्चन में दिख जाएगी कि एक समान आवेशित चादर, यहाँ पे मैंने पट्टिका ली है, यहाँ पे आपको कभी कभी चादर दिख जाएगा क्वेश्चन में। ठीक है, दोनों चीजें वहां पे सही है। तो आपको क्या करनी है, इसको एक पट्टिका मान लेनी है। ठीक है, तो इधर का जो पट्टिका है भाई, ये जो है इधर पूरा चार्ज फैला हुआ, कैसा, एक समान चार्ज फैला हुआ, यानी कि पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सब जगह पॉजिटिव है चार्ज है। ठीक है, तो इधर कुछ चार्ज है भाई, तो इसके साइड भी तो कुछ चार्जेस होगा। तो बस एक ही साइड चार्ज रहने से काम थोड़ी ना होगा भाई, दोनों साइड चार्जेस रहनी होगी। तो इधर भी चार्ज है और दोनों साइड मेरा चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा ये जो चार्ज है उसके पीछे भी कुछ चार्जेस होगी। मतलब पूरा एक समान आवेशित पूरा चार्जेस फैला हुआ होगा। इसके ये तो अगला सतह है, इसलिए आपको दिख रहा है इसके पीछे भी सतह पे पूरा चार्ज एक समान फैला हुआ होगा। तो ये आपका जो अगला सतह है, तो उसमें क्या बोला गया है भाई, इसमें बोला गया है कि आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो मुझे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो गॉस का कहना है कि हम बंद सतह पे लागू होते हैं भाई, तो मुझे यहाँ पे एक बंद सतह बनानी होगी। तो बंद सतह मेरा एक कुछ ऐसा रहा, ये रहा बंद सतह। तो ये रहा आगे वाला हिस्सा, तो आगे तो आपको दिख जाएगी, तो पीछे नहीं दिखेगा भाई। तो इसलिए मैंने पीछे डॉट डॉट, ये रहा आपका पिछला साइड, ये डॉट 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 करके उसको थोड़ा सा मैं दिखा दी हूँ। इधर भी पीछे भी आपका दिख रहा है कोई गॉसीय सतह। ठीक है, तो ऐसे जब आप पूरा बनाते हैं गॉसीय सतह, कुछ इस प्रकार दिख रहा है। डॉटेड डॉटेड लाइन आपको अगर दिख रही होगी तो ठीक है, मैं ब्लैक मार्कर से कर देती हूँ। ये रहा आपका डॉटेड डॉटेड लाइन। इसके अंदर का तो आप देख नहीं सकते, इसलिए मैंने यहाँ पे डॉटेड डॉटेड लाइन दे रही हूँ। थोड़ा सा अगर आप इसको ऐसे क्रॉस करते हैं तो आपको पीछे साइड भी और आगे भी थोड़ा थोड़ा दिख जाता है गॉसियन सतह। ठीक है, तो अब बात करें ये जो गॉसियन सतह है भाई, उसका कुछ क्षेत्रफल होगा, कुछ एरिया होगा उसका भाई। तो ये गॉसियन सतह का आपको यहाँ पे एरिया मान लेनी है कि ए है, और ये भी गॉसियन सतह का एरिया भी ए है, क्योंकि है भाई एक ही गॉसियन सतह, हमको दिख नहीं रहा है एक ही साइड से, इसलिए मैंने दोनों साइड ले लिया। तो सेम चीजें आपको अगर दोनों को इंटीग्रेट करके जोड़ देते हैं तो बिल्कुल पूरा सतह का आपको निकल जाएगा। ठीक है, कैसे वो भी आप देखते चलिए। ओके, तो ये रहा एरिया उसका। इसका अगर कुछ एरिया है भाई, तो अगर बोले इस पॉइंट से इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता किस और होगा, तो मान लेते हैं कि ये जो मेरा पॉइंट है, ये पॉइंट है, इससे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कुछ इस प्रकार से भाई, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। और विद्युत क्षेत्र तीव्रता होने के कारण वहां क्षेत्रफल सदिश भी होगी ना, क्षेत्रफल सदिश, क्षेत्रफल सदिश यानी कि डीए वेक्टर। तो इसी के अनुदिश आपका डीए वेक्टर भी होता है भाई। ठीक है, और इधर आपका कुछ क्षेत्रफल निकल रहा है, कुछ आपका इधर दिशा पता चल रहा है, तो इधर का भी तो कुछ दिशा होगी, कुछ क्षेत्रफल होगी। तो इसका भी कुछ ऐसे ही आपको दिख रहा होगा। ये रहा ई वेक्टर, इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता, और यहाँ पे आपको दिख रही होगी इस पॉइंट पे, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट पे एक डी ए वेक्टर यानी कि क्षेत्रफल सदिश, दोनों एक दूसरे के अनुदिश, मतलब सेम सेम चीजें दोनों पे आपको दिख जाएगी। ओके, तो अब मान लेते हैं ये गॉसियन सतह 1 मान लेनी है और इसको गॉसियन सतह 2 मान लेनी है। ठीक है, यानी कि 1 और 2 आपको दो गॉसियन सतह यहाँ पे ले लेनी है। अब बात करें इसका पूरा का, ये पूरा का घनत्व कितना है भाई, तो इसका घनत्व आपको सिग्मा मान लेनी है, जिसको पृष्ठ आवेश घनत्व भी कहते हैं। तो आपको यहाँ पे इसका आवेश सिग्मा मान लेनी है। ठीक है, तो ये चीजें आपका फिगर बन के पूरा रेडी हो जाता है। तो अब क्या करना है, इस फिगर में आप माना कि कैसे लिखेंगे, अब आपको लिख के दिखानी है। तो माना कि कैसे होगा भाई, सिंपल सा हम क्या कहे, माना कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई की पट्टिका है भाई। तो वही चीजें आपको यहाँ पे लिखनी है कि माना कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई की पट्टिका है भाई। ये रहा आपका पट्टिका, तो वही चीजें आप यहाँ पे लिखिए। सबसे पहले लिखिए माना कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई की पट्टिका है। ठीक है, यही चीजें मैंने मानी है। जिसका पृष्ठ घनत्व का बात करें वो चीजें क्या है, सिग्मा है। तो आप उस चीजों को भी लिखिए भाई, यहाँ लिखिए जिसका
पृष्ठ घनत्व सिग्मा है। ठीक है, इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। तो मुझे क्या करनी है, अब विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है भाई। सिंपल सा आप यहाँ पे लिखिए, माना कि एक समान आवेशित अनंत लंबाई का एक पट्टिका है जिसका घनत्व क्या है, सिग्मा है, और हमें क्या करनी है, गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है भाई। तो गॉस प्रमेय की सहायता से मुझे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है, तो यहाँ पे वो चीजें आपको लिखनी पड़ेगी कि किसके सहायता से आप व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं भाई। तो यहाँ पे आप लिखेंगे गॉस प्रमेय की सहायता से हमें विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। इस उद्देश्य के लिए मुझे क्या करना होगा, ये सतह पे विचार करनी होगी भाई। तो ये मेरा रहा कुछ गोष्ठीय सतह जिसको बंद सतह भी बोलते हैं। तो ये रहा मेरा गोष्ठीय सतह। तो यहाँ पे आप लिखिए, इस उद्देश्य के लिए हमें गॉसीय सतह पर विचार करनी होगी। ठीक है, अब जो भी चीजें हैं अब आप लिख दीजिए सिंपल सा, शेष चित्र में दर्शाई गई है। और एक अगर आप स्टेप लिखना चाहें तो उसमें लिख सकते हैं जिसका क्षेत्रफल a है। ठीक है, आप वो चीजें लिख दीजिए जिसका क्षेत्रफल a है। ठीक है, इसका क्षेत्रफल क्या दे रखा है भाई, आपको a दे रखा है, ये दोनों का दे रखा है ना। तो अब क्या करना है आपको, अब सिंपल सा, अब आपको फॉर्मूला तो पता है गॉस प्रमेय का कि Q फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। वो फॉर्मूला आपको लगानी है और सिंपल सा ये दोनों गोलों का इंटीग्रेट करके दोनों को जोड़ देनी है, आपका निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। कैसे भाई, अभी करते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसको फटाफट नोट कर लीजिए क्योंकि आगे इधर बनेगा नहीं। मैं चाहती हूँ कि एक बोर्ड में आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम हमको आगे ले चलते हैं कि कैसे आपको स्टेप बाय स्टेप सारी चीजों को करते जानी है। ओके, तो फटाफट क्या कीजिए, इसको नोट कर लीजिए, उसके बाद फिर हम आपको आगे ले जाएंगे। इन सारी चीजों को क्लीन कर देते हैं, आपने नोट कर लिया होगा। अब आपका सारा चीजें क्लियर हो गया भाई। माना कि मैं आपने बहुत अच्छे तरीके से लिख लिया भाई कि एक समान आवेशित पट्टिका थी जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व तो कितना था, सिग्मा था, और इसके कारण मुझे क्या करना, हमें गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना था। इस उद्देश्य के लिए मुझे क्या पढ़ना पड़ा, गॉसीय सतह पर विचार करनी होगी। और जिसका क्षेत्रफल का बात करें उसका क्षेत्रफल मुझे ए दे रखा है, और जो भी चीजें हैं इस चित्र में दर्शाएगा ये आप वो चीजें लिख दीजिए। ठीक है, तो सिंपल सा आप यहाँ पे सारी चीजें कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, आप क्या जानते हैं गॉस प्रमेय का नियम क्या कहता है, गॉस थ्योरम क्या कहता है। तो आप यहाँ पे लिखेंगे गॉस प्रमेय के गॉस प्रमेय के अनुसार गॉस का थ्योरम क्या कहता है भाई, गॉस थ्योरम कहता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। तो फाई इज इक्वल टू मैंने पढ़ा है कि बंद सतह के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा होता है भाई, ये चीजें मैंने पढ़ी है। तो आप यहाँ पे लिखिएगा ई डी ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो मेरा ई डी ए कॉस थीटा तो कोई एक सतह के लिए हुआ ना, तो मुझे दोनों सतह पे करनी होगी विचार भाई। तो दोनों सतह का इंटीग्रेट करना होगा, फिर दोनों सतह को अगर आप जोड़ देंगे तब जाके आपका पूरा ये सतह का निकल जाएगा विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो अब आप क्या कीजिए, ये जो एक सतह का है, एक मैंने दोनों सतह पे नाम दे दिया, ये 1 है ये 2 है। ठीक है, तो अब आपको क्या करनी है, सिंपल सा नेक्स्ट, अब आपको पता चल रही होगी ना ये जो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा कैसे आया। आपने पढ़ा होगा कि बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ थीटा होती है। मैंने ये सारी चीजें आपको बता चुकी है। ठीक है, तो अगर आपने नहीं देखा शुरू से वीडियो, आप लेक्चर 8 से, मैं आपसे बोलूंगी अगर आप डेरिवेशन ये 12th का कंप्लीट समझना चाहते हैं तो अगर आप लेक्चर 8 से आपने देखी होगी पूरा क्लासेस का वीडियो वॉच किया होगा तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि ये सब बेसिक चीज मैंने पहले ही आपको समझा दी है। अभी अगर आपको फॉर्मूले में दिक्कत हो रही होगी तो आपको यही सारी चीजें में दिक्कत हो रही है, बाकी डेरिवेशन में कुछ नहीं है भाई। आपका अगर बेस मजबूत है तब डेरिवेशन को यू उड़ा सकते हैं। ठीक है,
तो आपका बेस मजबूत होना चाहिए। अगर आपका बेस कमजोर है, वीक है, तो आप सबसे पहले लेक्चर 8 से वीडियो देखना स्टार्ट कर दे। हम बोलते हैं आपको कि 1 से आप देखें या फिर नहीं देखे हो, लेकिन आप लेक्चर 8 से वीडियो जरूर देखें, ठीक है। तो आप लेक्चर 8 से वीडियो देखना स्टार्ट कर दें। अब आपको पता होगी, जिसका रिवीजन चल रहा है कि फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ ई डी कॉस थीटा होती है, बंद सतह के लिए मैंने ये चीजें पढ़ी है, तो उनके लिए कोई दिक्कत की बात नहीं है, सिंपल से आप पढ़ सकते हैं। तो अब क्या करनी है, ये मेरा बंद सतह है, आपको दिख रही होगी ये चीजें आपकी बंद है, तो ये बंद सतह है भाई। तो ये बंद सतह का सिंबल कुछ ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये चीजें बंद सतह होती है। तो बंद सतह आपको एक गोले का तो मुझे नहीं लेना है, मुझे दोनों सतहों पर लेना है। तो ये रहा एक 1 एक 2, यानी कि दो सतह है। तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ थीटा प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अगर आपको ज्यादा दिक्कत हो रही होगी, दिक्कत तो होगा भाई, प्रॉब्लम थोड़ा सा आया होगा कि ये जो इंटीग्रेशन है, आपने सिंबल अभी तुरंत बताया कि बंद सतह पे ये लगता है, तो फिर आपने यहाँ पे क्यों नहीं दिया, इसलिए क्योंकि मैं क्या कर रही हूँ, दोनों को अलग अलग करके जोड़ रही हूँ। यानी कि ये सतह आपका इधर आ गया और ये सतह इधर आ गया। अब आपका सतह पूरा एक नहीं रहा, बंद नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ पे बंद सतह ना लगा के पूरा सिर्फ इंटीग्रेट लगाया है। चीजें अब क्या करना है, सिंपल सा आपको यहाँ पे 1 नाम दे देनी है, ये यहाँ पे 2 नाम दे देनी है। 1 आपका रह गया ये, और 2 आपका हो गया ये सतह, ठीक है। ये दोनों सतह को जोड़ देंगे इंटीग्रेट करके, सिंपल सा आपका निकल जाएगा यहाँ तक सारी चीजें। अब इसमें आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि अगर ई वेक्टर और डी वेक्टर के बीच का एंगल का बात करें, एंगल पूछे कौन कितना डिग्री बन रहा है, तो आप बता सकते हैं, मैं शुरू से आपको बताते आ रही हूँ कि ई वेक्टर और डी वेक्टर जो एक साथ दोनों एक ही दिशा में जाएगा, तो वो दोनों का एंगल 0 डिग्री होगा। कैसे भाई, ये मान लीजिए कोई इधर दिशा जा रहा है, आप भी उधर ही जा रहे हैं, तो दोनों का अगर बोले कि एंगल कितना होगा, तो दोनों का एंगल सिंपल सा क्या होगा भाई, 0 डिग्री होगा। तो जिधर तुम गया उधर हम भी गए, तो एंगल क्या बना, कुछ नहीं। तो वही चीजें यहाँ भी हो रही है डी वेक्टर और ई वेक्टर के साथ, ठीक है। तो अब क्या करनी है, आपको यहाँ पे लिख देनी है ई वेक्टर तथा डी वेक्टर के मध्य कोण 0 डिग्री हो, तो 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ई डी ए प्लस ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 2 ई डी ए फिर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। कैसे हुआ भाई ये चीजें, सिंपल सा cos 0 डिग्री का मान यहाँ पे 1 होता है, तो cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, वो चीजें लिखे या फिर नहीं लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो मैंने यहाँ पे सिंपल सा नहीं लिखा है। ओके, अब आपको क्या करनी है, नेक्स्ट स्टेप की ओर जानी है। नेक्स्ट स्टेप क्या कहते हैं भाई, जैसे आप इन दोनों का क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, डी का ये जो ई तो है वो आपका कॉन्स्टेंट हो, तो पहले बाहर निकल जाएगा भाई, डी इसके आगे लगा हुआ है, तो ये डी खत्म होकर ए बच जाता है। अगर इंटीग्रेट का बात करें तो सिंपल सा मैंने आपको बताया कि अगर आप कहीं भी डी का अगर आप इंटीग्रेट करते हैं तो हमेशा ए हो जाता है, चाहे आप यहाँ पे डी फलना का भी इंटीग्रेट करते हैं तो आपका यहाँ पे बस फलना बचता है, ठीक है। यानी कि इसका नाम कुछ भी है, ए बी सी डी ए टू जेड कुछ भी, ठीक है। तो वैसे ही अगर आप डी जिसके आगे लगा रहता है उसका अगर इंटीग्रेट कर देते हैं तो डी खत्म हो जाता है, जो चीजें हैं वो चीजें बच जाती है। तो मेरा ए है यहाँ पे, तो वो चीजें बच गई थी, सिंपल सा यहाँ पे भी ए बचेगा भाई। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, आप लिखिए ई ए प्लस ऑफ ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। अब जैसे ही इन दोनों को जोड़ देते हैं आप, तो आपका ये पूरा सतह का विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक निकल जाता है भाई। तो आप जोड़िए ई ए इज इक्वल टू 2 ई ए इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चीजें होती है ना। अब आपको यहाँ पे मान किसका निकालना, विद्युत क्षेत्र तीव्रता जिसका सिंबल होता है ई, तो आपको ई को इधर ही रखना है और क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट, ये चीजें आपकी हो जाएगी, ठीक है। क्या भाई, ये जो 2a है ये सारी चीजें नीचे चली जाएगी, E इज इक्वल टू क्यू बाय 2a एप्सिलॉन नॉट बच जाएगा, ठीक है। अब आपको सिंपल सा एक स्टेप करना है, आपको Q बाय A इज इक्वल टू मैंने क्या बताई थी, Q बाय A इज इक्वल टू मैंने लेक्चर 12 में आपको बताई थी, सिग्मा इज इक्वल टू Q बाय A होता है। जो सिग्मा होता है ये आपका पृष्ठ आवेश घनत्व होता है, तो पृष्ठ आवेश घनत्व इज इक्वल टू Q बाय A होता है। तो Q बाय A क्या आपको यहाँ पे दिख रही है, तो अगर हम उसके जगह पे सिग्मा लगा दे तो क्या आपको कोई दिक्कत होगी, तो E इज इक्वल टू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये चीजें आपकी आ जाती है और यही चीजें आपका निकल के आ जाता है ये पूरा सतह का विद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है। तो ये चीजें अब आपकी यहीं पे खत्म हो जाती है और ये डेरिवेशन आपका बनके रेडी हो जाता है। तो कितना इजी है आप देख सकते हैं भाई, बहुत कम समय में आप इतना
छोटा सा डेरिवेशन प्रूव करके दिखा सकते हैं। और शायद यही क्वेश्चन था, हाँ 2026 में ये क्वेश्चन जैक बोर्ड में पूछा गया है। और इसके साथ साथ पूछा गया था गॉस थ्योरम क्या है और उसका उपयोग करके आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी थी एक पट्टिका के अंदर। यही क्वेश्चन, जस्ट यही क्वेश्चन था और ऐसा ही मैंने सॉल्यूशन भी की थी। और जस्ट आपको उसके पहले थ्योरी लिखना था गॉस थ्योरम का और उसके नीचे आपको ये पूरा डेरिवेशन बना के देते थे, तब हमको 5 मार्क्स मिला था। अगर सिर्फ और सिर्फ ये डेरिवेशन पूछेगा तो आपको 3 मार्क्स में पूछेगा और 5 मार्क्स में पूछेगा तो इसके साथ कोई थ्योरी ऐड कर देगी, जैसे गॉस थ्योरी 2026 में ऐड किया गया था। ठीक है, मैंने 2026 में एग्जाम दी थी तो यहाँ पे ऐड किया गया था। तो आप देख सकते हैं कितना इजी है भाई, कितना सिंपल है, आप इतना इजी तरीके से बना सकते हैं, कोई स्टेप नहीं है इसमें। गॉस थ्योरम कहता है कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट होता है भाई, हम बंद सतह के लिए ईडीए cos थीटा जानते हैं, यहाँ पे क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू वही चीजें लिख दी है। अब मुझे दोनों पे सतहों का चाहिए तो मेरे दोनों सतह का चाहिए तो दोनों का मुझे इंटीग्रेट करके जोड़ देनी होगी। सिंपल सा दोनों सतह का इंटीग्रेट कर दिए और दोनों के बीच का एंगल मुझे पता था 0 डिग्री, तो ये बच गया, दोनों का ऐड कर दिया तो 2 बाई क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, 2 क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट ई जो होता है वो जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होती है, तो मुझे चाहिए भी विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो E इज इक्वल टू मैंने क्या किया, सिंपल सा 2a को नीचे भेज दी और एप्सिलॉन नॉट तो बेचारा पहले से था। अब Q बाय A जानते हैं कि सिग्मा होता है, सिग्मा इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये डेरिवेशन आपका बनकर रेडी हो जाता है। तो सिंपल सा ये चीजें आपका प्रूफ होके निकल जाती है। अगर आप इतना करते हैं तो एग्जामिनर आपको 3 मार्क्स देता है और इसके साथ कोई थ्योरी पूछती है तो एग्जामिनर आपको 5 मार्क्स देता है। ओके, तो आप फटाफट इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। और हाँ, जिसे आप माना कि लिखे है ना, उसके जस्ट नीचे से आपको सारी चीजें लिखने चलनी है। ठीक है, तो आप फटाफट इस चीज को नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले चलते हैं। ठीक है, अब आपने सारी चीजों को नोट कर लिया होगा। अब हम ये सारी चीजों को क्लीन कर देते हैं। हम इस चीज को क्लीन करते हैं भाई सबसे पहले। तो ये रहा आपका क्वेश्चन, दिख रहा होगा आपको ये क्वेश्चन। ये 3 केसेस पे होती है। फर्स्ट होगा आपका कि जब ये गोले के सतह का बाहर स्थित होगा, खोखला कोई गोला रहता है उसके सतह के जब बाहर स्थित होगा, और एक केसेस होगी जब उसके अंदर स्थित होगा, और एक ऐसा केसेस होगा जबकि उसकी सतह पे स्थित होगी। ठीक है, अभी आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रही है बट कोई दिक्कत की बात नहीं, आगे मैं क्लियर तरीके से आपको समझाती हूँ। सबसे पहले आप क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखना है आपको। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी एक समान आवेशित खोखला गोला है। ठीक है, क्या बोले, कोई भी एक समान आवेशित खोखला गोला है भाई। गोला के कारण विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। ठीक है, कोई एक समान आवेशित खोखला गोला है, इसका विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक क्या होगा। इसका केसेस क्या है भाई, फर्स्ट केसेस है इसका कि जब कोई भी पॉइंट इसके सतह से बाहर होता है तो देखना है आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकलती है। तो सबसे फर्स्ट केसेस इसका क्या हो जाएगा भाई, जब बिंदु गोले के सतह से बाहर हो। ठीक है, इस केसेस पे आपको देखनी है विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकलती है। तो सबसे पहले मैं एक क्वेश्चन को रख देती हूँ, उसमें और एक 2 केसेस आएगी, फिर आपका ये चीजें कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब आपको सिंपल सा समझना है, कोई कि खोखला आवेशित कोई गोला बोला है भाई। क्या बोले क्वेश्चन कि किसी एक समान आवेशित खोखला गोला है, जैसे आपने फुटबॉल होता है भाई, क्योंकि फुटबॉल का बाहर का सतह दिखता है कि अंदर से वो खोखला रहता है ना। तो वैसे ही आप एग्जांपल ले लीजिए कि यहाँ पे खोखला गोला, ठीक है, इस पे क्या है, एक समान आवेशित चारों ओर इसका चार्ज फैला हुआ है, तो यहाँ पे आप एक समान आवेशित चार्ज लिख सकते हैं कुछ ऐसे। तो ये मैं यहाँ पे आपको दिखा दी कि ये एक समान आवेशित चार्ज मेरा कुछ इस प्रकार से। ओके,
तो ये आपका एक समान आवेशित चार्ज हो गया। अब क्या बोला गया है, ये एक केस नंबर 1 में आपको दे रखा है कि जब बिंदु गोले के सतह के बाहर स्थित हो, तो ये जो गोला है ये इसका सतह है भाई, इसके बाहर कोई पॉइंट स्थित है, उस पे आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है भाई। तो मान लेते हैं मेरा कोई भी पॉइंट है भाई, वो पॉइंट यहाँ पे स्थित है जिसको हम नाम दे दिए P। अब सबसे पहले आपको यहाँ से इसका डिस्टेंस पता करनी होगी भाई। हमेशा डिस्टेंस कहाँ से लेते हैं, मिड पॉइंट से लेते हैं भाई। तो इसका मिड पॉइंट से सबसे पहले सतह का डिस्टेंस पता करेंगे, यानी कि उसका त्रिज्या का बात कर रहे हैं कि इसका मिड पॉइंट से, इसका केंद्र बिंदु से ये सतह का त्रिज्या क्या होगा, तो वो केंद्र बिंदु का नाम हम सिंपल सा Q दे देते हैं। अब क्या करना है, अब आपका ये जो यहाँ से है एक इसका डिस्टेंस होता है, यानी कि त्रिज्या होता है इसका मिड पॉइंट से इसका सतह तक का, ये जो डिस्टेंस है मैंने इसको नाम दे दिया बड़ी आर। ठीक है, तो अब आपको इस केंद्र से इसका भी डिस्टेंस पता होनी चाहिए, तब ना विद्युत क्षेत्र तीव्रता का मान निकलेगा भाई। तो पता ही नहीं है तो कैसे निकलेगा, तो सिंपल सा आप यहाँ पे इसका डिस्टेंस कुछ मान सकते हैं, ये रहा आपका डिस्टेंस जो आर दे रखा है। ठीक है, तो ये चीजें आपका निकल गया, अब दोनों का डिस्टेंस निकल गया भाई। अगर बात करें इसका पृष्ठ घनत्व का, तो इसका पृष्ठ घनत्व आपको सिग्मा दे रखा है। ओके, इसका पृष्ठ घनत्व क्या है, सिग्मा है। अब मुझे गॉस प्रमेय की सहायता से बोला है कि विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो, तो भाई यहाँ गॉस थ्योरम लगेगा कहाँ, यहाँ 20 बिंदु पे, इस बिंदु पे तो मेरा कोई गोलीय सतह है ही नहीं, तो इस पॉइंट पे मुझे क्या करनी होगी, एक गोलीय सतह बनानी होगी, तब जाके वहां गॉस थ्योरम लागू होगा। तो मैं यहाँ क्या करती हूँ, एक गोलीय सतह बनाती हूँ कुछ इस प्रकार से, ये रहा मेरा कोई गोलीय सतह, ये पूरा गोल हो गया भाई। ठीक है, मतलब लग रहा होगा कि पूरा ये गोलीय सतह, एग्जैक्ट नहीं फिर भी आपको दिख रहा होगा। तो ये आपका फिगर बन के कुछ रेडी होता है। इसमें और एक चीजें आपकी छूट जाती है, ये क्या रहा, ये पॉइंट रहा भाई, इसी पॉइंट पे मुझे क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो इस पॉइंट पे कुछ इसका दिशा होगा, तो वो दिशा क्या होगी, तो मान लीजिए इस पॉइंट पे इसका दिशा कुछ ऐसे है, जो एक विद्युत क्षेत्र है और इसका दिशा बता रहा है कौन की, क्षेत्रफल सदिश की। इसका सदिश जो है वो ई वेक्टर के अनुदिश यानी कि विद्युत क्षेत्र की ओर गया है। ओके, तो अब अगर एंगल का बात करें, डी वेक्टर और ई वेक्टर कहीं भी अगर आपसे कोई पूछे ना, तो सिंपल से यहाँ पे एंगल 0 डिग्री होगा। ओके, अब आपका ये फिगर जो पूरा बन के रेडी हो जाता है, अब आपने इस फिगर में क्या क्या वर्क किया भाई, क्या क्या काम किया, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे मानक में लिखनी होगी। तो सिंपल सा मैंने इस फिगर में आपको क्या बताई है कि माना कि एक समान आवेशित खोखला गोला है, तो आपको यहाँ पे वही चीजें लिखनी है। लिखना है यहाँ पे माना कि एक समान आवेशित खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या आपको कितनी दे रखी है भाई, जिसकी त्रिज्या का बात करें, मुझे इसकी त्रिज्या क्या दे रखी है, बड़ी आर दे रखी है। इसका पृष्ठ घनत्व आपको कितना दे रखा है, पता है ना आपको कि ये जो सिग्मा है इसको पृष्ठ घनत्व बोलते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए कि इसका पृष्ठ घनत्व सिग्मा है, और इसके केंद्र से ये आर, छोटी आर जो बोला गया है, ये आर डिस्टेंस पे ये पॉइंट पी है, उसी पॉइंट पे आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो यहाँ पे आप लिखिए इसके केंद्र से आर दूरी पर एक बिंदु P स्थित है, उसी बिंदु पर हमें गॉस प्रमेय की सहायता से विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है, जिसका आपको त्रिज्या क्या दे रखा है भाई, जिसका त्रिज्या आपको छोटी आर दे रखी है। ठीक है, और आपको जो भी चीजें बची है, डी वेक्टर, क्षेत्रफल सदिश, ई वेक्टर, सिंपल सा आप यहाँ पे अब लिख दीजिए, इसे इस चित्र में दर्शाया गया है। जो भी चीजें बची है वो चीजें मुझे चित्र में दर्शाया गया है। ओके, अब आपका पूरा ये चीजें कंप्लीट, आपका ये फिगर और ये मानक की पूरा कंप्लीट हो जाता है। ओके, अब आपको सिंपल सा क्या करना है, एक बार इसको फिर से चाहें तो आप समझ सकते हैं। तो
तो समझना है आपको कि माना कि एक समान आवेशित खोखला गोला, ये रहा मेरा एक समान आवेशित खोखला गोला भाई, क्या है भाई, एक समान आवेशित खोखला गोला है जिसका त्रिज्या आपको बड़ी आर दे रखी है, यहाँ पे मैंने बड़ी आर लिख दी है। इसका पृष्ठीय घनत्व, ये रहा पृष्ठीय घनत्व जिसको सिग्मा बोलते हैं, सिग्मा दे रखा है। और इसके केंद्र से ये रहा इसका केंद्र, ये छोटी आर डिस्टेंस पे ये मेरा पॉइंट पी स्थित है। उसी पॉइंट पे आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। और ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट का ये जो डिस्टेंस है सतह से इसका, ये पूरा केंद्र से इसका सतह तक का डिस्टेंस आपको आर दे रखी है। तो वहां पे मैंने लिख दिया जिसकी त्रिज्या आर दे रखी है। कौन सा आर भाई, छोटी आर दे रखी है। और जो भी चीजें क्षेत्रफल सदिश, ई वेक्टर, विद्युत क्षेत्र तीव्रता, जो भी चीजें बची है वो चीजें आपको फिगर में दर्शाया गया, यानी कि शेष चित्र में दर्शाया गया है। आप बस इतना लिख दीजिए, आपको 2 मार्क्स इतना से ही मिल जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो इंपॉर्टेंट होगा आपको 2027 एग्जाम के लिए। आप फटाफट यहाँ पे VBI फॉर 2027 कर लीजिए इस क्वेश्चन को। क्यों भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन 2025 में पूछा गया है और 2025 में पूछा गया है, 2026 में ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया था, तो 2026 में नहीं पूछा है तो 2027 में पूछने का बहुत ज्यादा चांसेस रहती है। इसलिए आप इसको VBI फॉर 2027 कर लीजिए। ओके, तो अब क्या करना है आपको, सिंपल सा सारी चीजों को नोट करना है, फिर हम हमको आगे ले चलते हैं। तो आप इसको फटाफट नोट कीजिए। अब ये सारी चीजों को क्लीन कर देते हैं। आपने ये सारी चीजें नोट कर ली होंगी बहुत ईजी तरीके से भाई। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अब यहाँ से आपको स्टार्ट करना है इसका डेरिवेशन प्रूव करने का तरीका को। ठीक है, ये किसके सहायता से हम इसमें डेरिवेशन प्रूव कर रहे हैं भाई, गॉस प्रमेय की सहायता से। तो आप यहाँ लिखेंगे उसी के अनुसार जिसके अनुसार ये डेरिवेशन प्रूव होगा। तो ये लिखेंगे आप यहाँ पे। अब लगभग स्टार्टिंग से आपको सारी चीजें दिखेगी, हर एक डेरिवेशन में गॉस थ्योरम का सेम ही प्रोसेस होता है शुरू शुरू में। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे अब गॉस प्रमेय के अनुसार हम लोग गॉस थ्योरम क्या जानते हैं भाई कि फाई इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चीजें होती है। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा अपने फाई इज इक्वल टू बंद सतह के लिए विद्युत फ्लक्स का मान पढ़े हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस थीटा। ये भी चीजें मैंने आपको लेक्चर 12 में कंप्लीट तरीके से समझा दी हूँ। ओके, तो अब क्या करना है आपको, फाई इज इक्वल टू यहाँ पे लिखना है इंटीग्रेशन ऑफ ई डी ए कॉस ऑफ थीटा। ये जो इंटीग्रेशन ऑफ बंद सतह का ये सिंबल है, ठीक है, इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये चीजें को लिख देनी है। अब यहाँ से आपका स्टेप स्टार्ट होगा। अब क्या करना है आपको, डीए वेक्टर और ई वेक्टर के बीच का मैंने अभी क्या बताया आपको एंगल थोड़ा देर पहले, एंगल हमेशा 0 डिग्री होगा। तो आप यहाँ पे लिखिए ई वेक्टर तथा डीए वेक्टर के मध्य कोण 0 डिग्री हो तो एंगल 0 डिग्री होगा तो क्या हो जाएगा भाई, तो एंगल 0 डिग्री होगा तो इंटीग्रेशन ऑफ ई डी कॉस ऑफ 0 डिग्री हो जाएगा इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, अब cos 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है भाई, मैथ वाले स्टूडेंट्स तो यू बता देंगे, बायोलॉजी वाले भी बता देंगे क्योंकि वो उन्होंने 10th में पढ़ रखा होगा ये सारी चीजों को। ठीक है, तो बायो वाले के लिए ये cos 0 डिग्री का मान 1 होता है, मैथ्स वाले भी सुन लीजिए। ठीक है, तो मैथ्स वाले को तो इतना सा रटा गया वो cos 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो अब आपको क्या करना है, डीए का इंटीग्रेट करना है। जैसे आप डीए का इंटीग्रेट करते हैं तो डीए इज इक्वल टू आपका ए आ जाता है, और ए इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला होता है वृत्त का क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर। बट मैं यहाँ पे किसका आर स्क्वायर लू भाई, यहाँ पे आपको बोला गया इस पॉइंट पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी, तो इसी गोले का आपको लेना है कि क्षेत्रफल क्या होगा वृत्त का। तो इस गोले का क्षेत्रफल तो मुझे पता है कि 4 पाई आर स्क्वायर होता है, बट आर स्क्वायर की जगह पे ये आर लेनी है आपको, छोटी आर। ठीक है, तो आप यहाँ पे लिखिए ए इज इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करनी है, सिंपल सा आप यहाँ पे लिखिए E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। ओके, E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर कैसे, ये डीए की जगह पे मेरा ए आ गया और जो कि 4 पाई आर स्क्वायर होगा, और cos 0 का डिग्री का तो वैल्यू 1 ही होता है भाई, उसको लिखे या ना लिखे बात बराबर है। तो अब आपको क्या करनी है, अब आपको इसके आगे की स्टेप की ओर जानी है। अब आपको क्या करनी है, Q जो है उसका मान आपको निकालनी है, बट मुझे इस गोले में ये चार्ज कितना होगा वो चीजें तो नहीं दे रखी भाई, तो मैं कैसे पता करूंगी चार्ज यहाँ पे कितना होगा। तो आप सिंपल सा पता कर सकते हैं चार्ज को कैसे, आपको क्योंकि यहाँ पे दे रखा है पृष्ठ आवेश, तो पृष्ठ आवेश से आप चार्ज कैसे निकाल सकते हैं वो चीजें देखिए। सिग्मा इज इक्वल टू आपने पढ़ा है क्यू बाय ए, ये चीजें आपने पढ़ रखी भाई।
तो मुझे यहाँ पे Q का मान पूछ चाहिए ना, यहाँ पे देखिए आपको Q का मान चाहिए, तो Q इज इक्वल टू, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दें तो Q इज इक्वल टू मेरा सिग्मा इंटू ए, नहीं निकल जाएगा, यहाँ पे अगर नीचे 1 रहेगा तो निकल जाएगा। ये गोले का अगर क्षेत्रफल का बात करें, ये खोखला गोले का, तो उसका क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होगा, लेकिन आर की जगह पे ये आपको बड़ी आर लेनी होगी। क्यों? क्योंकि ये खोखला गोला का त्रिज्या है। ओके, तो अब यहाँ पे लिखिए सिग्मा इंटू 4 पाई ऑफ आर स्क्वायर, ये चीजें आपकी हो जाएगी। अब सिंपल सा ये मान को आप यहाँ पे नोट कर दीजिए, ई इंटू 4 पाई छोटी आर स्क्वायर और इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, और नीचे आपका क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये वाला एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपको इसका अगला स्टेप करना है। मुझे पूछा क्या गया, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करो। तो विद्युत क्षेत्र तीव्रता को हम लोग सिंबल ई से डिनोट करते हैं, तो ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई इज इक्वल टू सिग्मा इंटू 4 पाई ऑफ बड़ी आर स्क्वायर, और नीचे क्या हो जाएगी भाई, 4 पाई ऑफ छोटी आर स्क्वायर, और नीचे ये रहा आपका एप्सिलॉन नॉट। क्लियर हो गया। अब जैसे आप 4 पाई से ये 4 पाई को कटाते हैं, तो अब आपका क्या बचता है भाई, E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर, और बच जाती है एप्सिलॉन नॉट, ये छोटी आर स्क्वायर। तो ये चीजें आपकी निकल के आ जाती है विद्युत क्षेत्र तीव्रता का फॉर्मूला। तो एक काम कीजिए, आप इसको ब्लैक पेन से ऐसे बॉक्स बना लीजिए, और क्या करना है आपको, ये फॉर्मूले को बहुत इजी तरीके से, सिंपल तरीके से आपको रिवीजन करते चलना है, बस फॉर्मूला नहीं, पूरा डेरिवेशन। ओके, तो आपका एक केसेस पे ये चीजें होती है। आपको सेकेंड केसेस की ओर ले चलते हैं, आप फटाफट इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे लेके जाएंगे। अब क्या करते हैं, ये सारी चीजों को क्लीन कर देते हैं। सिंपल सा मुझे अब क्वेश्चन कहेगा यहाँ पे, दूसरा केस पे कहेगा कि जब बिंदु गोले के सतह पर हो, ठीक है, ये बाहर वाला काम खत्म हो गया, अब बोलेगा कि गोले के सतह पर हो, तो इस केसेस पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या निकलती है। ठीक है, 3 क्वेश्चन मिलेगा, गोले के बाहर का, एक गोले के सतह का, एक गोले के अंदर का। ठीक है, ये 3 केसेस पे, अंदर वाला अभी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले आप देखिए कि ये गोले के सतह पे क्या होता है, यानी कि ये रहा गोला सतह, इस पे क्या होगा, विद्युत क्षेत्र तीव्रता। तो ये जो सतह है, ये सतह तो मेरा फालतू पड़ गया ना भाई, तो क्या करते हैं, इस सतह को अब हम क्लीन कर देते हैं, क्योंकि ये सतह का मुझे कोई जरूरत नहीं है, बस मुझे यही सतह का जरूरत है। ठीक है, तो ये जो सतह है, अब ये जो डिस्टेंस है, मैंने यहाँ पे कितना ले रखी थी, आर ले रखी थी, छोटी आर। अब ये डिस्टेंस दोनों डिस्टेंस आपको सेम दिख रही होगी। ठीक है, क्योंकि केंद्र से अगर कहीं का भी आप त्रिज्या लेते हैं, तो वो सारी त्रिज्या आर 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 सेम। तो मान लेते हैं ये केंद्र से ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे कोई भी बिंदु होगा, उसका जब तक मुझे दिशा नहीं पता चलेगी, तो उसका मैं कैसे निकालूंगी विद्युत क्षेत्र तीव्रता भाई, तो उसका भी तो कुछ डिस्टेंस हो, कुछ दिशा होगा उसका भाई, क्षेत्रफल सदिश होगा। तो मैं क्या करती हूँ, यहाँ से एक कोई डिस्टेंस आपको यहाँ पे दे रखा है, क्षेत्रफल सदिश, ये मान लीजिए सबसे पहले एक विद्युत क्षेत्र, और यहाँ पे एक डीए वेक्टर, दोनों एक दूसरे के हमेशा अनुदिश होते हैं, तो ऐसा कुछ आपको यहाँ पे इस फिगर में दिख जाएगी। ठीक है, कौन सा फिगर में, जब ये चीजें सतह पे होगी तो ये रहा आपका सतह पे, इस जगह पे आपको क्या करनी है, विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करनी है। तो आप अभी तुरंत ताजा ताजा क्या पढ़े, तो आप यहाँ पे लिखिए, जैसा कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, सिंपल सा अभी मैंने देखा कि E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला मैंने अभी तुरंत ताजा ताजा देखा। ठीक है, तो ये फॉर्मूला देखने के बाद मुझे एक चीज तो जरूर पता चल जाती है, दोनों का त्रिज्या अब इक्वल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये गोला है, और इस गोले का इधर का त्रिज्या आर, इधर का त्रिज्या आर, कहीं से भी अगर आप मिड पॉइंट से उसका त्रिज्या लेते हैं, तो वो सारा त्रिज्या आपका सेम रहता है ना, यानी कि छोटी आर इज इक्वल टू बड़ी आर हो गया, फिर बड़ी आर इज इक्वल टू छोटी आर हो जाएगा। तो अब आप क्या कीजिए, सिंपल सा, ये जो आर है आपको, ये आर जो दिख रहा है, उस जगह पे आप छोटी आर बड़ी आर कोई का भी मान पुट कर सकते हैं। लेकिन एक चीज लिख के यहाँ पे आप लिखिए, परंतु आर इज इक्वल टू आर, तो आप लिख सकते हैं E इज इक्वल टू सिग्मा आर स्क्वायर बाय एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर दोनों पार स्क्वायर हो जाता है। अब बच जाएगा आपका E इज इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट, और यही चीजें आपकी आ जाती है इस वाले सतह पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, तो ये चीजें आपका बन के रेडी हो जाता है। ओके, आप क्या कीजिए, इसको फटाफट नोट कीजिए, फिर हम आपको आगे ले जाएंगे, और वो अगला आपका हो जाएगा कि जब गोले की सतह का अंदर हो, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा। ये सारी चीजों को क्लीन कर देते हैं भाई।
तो मुझे गोले के सतह के अंदर अब बनानी होगी एक विद्युत क्षेत्र भाई। तो मुझे बनाना है अब गोले के सतह के अंदर का विद्युत क्षेत्र। देखिए अब मैं जो जो फिगर बना रही हूँ ना, आपको उस जगह पे वो फिगर बनानी होगी, ठीक है। जैसे केसेस 1 पे मैंने यहाँ पे इस पॉइंट पे लेके एक विद्युत क्षेत्र तीव्रता वाला फिगर बना के डेरिवेशन प्रूव किया। उसके बाद केस 2 पे मैंने ये वाला फिगर बनाई अभी, और उसके बाद केस 3 में जो फिगर बनेगा वो चीजें आपको बनानी होगी, यानी कि तीनों जगह पे आपको 3 फिगर बनानी होगी, ठीक है। ये चीजें मैं आपको कंफ्यूज नहीं होना कि एक ही चीजें मैं सब चीजें करके दिखा दूंगी, वहां पे आपको ऐसा नहीं होगा, हर एक केसेस पे आपको अलग अलग फिगर बनानी होगी। तो अब क्या करना है आपको, सिंपल सा यहाँ पे बोलेगा इस केसेस पे कि जब बिंदु गोले की सतह के अंदर स्थित हो, गोले के सतह के अंदर स्थित हो, अंदर हो, ठीक है, अंदर हो, तो क्या हो जाएगा भाई इस केसेस पे। तो अब ये रह गया आपको गोले के अंदर का एक मुझे विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। तो गोले के अंदर का कुछ ऐसा आप फिगर बनाइए, ये रहा आपका क्यू, और यहाँ से यहाँ का अगर डिस्टेंस का बात करें छोटी आर, और इसी पॉइंट पे आपको विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालनी है। और क्या करना है आपको, यहाँ से इसका एक डिस्टेंस दे रखा है आपको बड़ी आर। अब यहाँ पे गोले के सतह के अंदर विद्युत क्षेत्र तीव्रता क्या होगा उसका मान आपको निकालनी है। तो कैसे निकलेगा भाई गोले के सतह के अंदर का विद्युत क्षेत्र तीव्रता। अब गोले के सतह के अंदर बोला है, तो गोले के सतह के अंदर चार्ज ही नहीं है भाई, तो वहां पे विद्युत क्षेत्र तीव्रता कहाँ से होगा। जहां चार्ज नहीं तो वहां विद्युत क्षेत्र तीव्रता भी नहीं। तो यहाँ पे आप सिंपल लिखिए कि गोले की सतह के अंदर, सतह के अंदर आवेश उपस्थित नहीं हो तो क्या होगा। इस गोले के सतह के अंदर कोई चार्ज ही प्रेजेंट नहीं है, तो वहां विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। विद्युत क्षेत्र क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। बस आपको यही चीजें लिख देनी है, थर्ड केसेस आपका कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो आपने फर्स्ट केसेस देख लिया, सेकंड केसेस देख लिया, थर्ड केसेस देख लिया, थर्ड केसेस तक आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। तो आज का ये लास्ट क्लास पूरा कंप्लीट हो जाता है चैप्टर 1 विद्युत आवेश का क्षेत्र। तो कैसा लगा ये क्लास करने में आप कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।